अम, कभी सोचा है कि एक सिंगल डिसीजन इंसान की पूरी लाइफ बदल सकता है? बचपन से हम सबको बस यही सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, एक सेफ जॉब ढूंढो और रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाओ। हाँ बिल्कुल, और इसी को तो द ग्रेट डिसेप्शन या सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। एग्जैक्टली मतलब इंसान अपनी पूरी जवानी कोलू के बैल की तरह काम में झोंक देता है। सुबह 8 से रात 8 की शिफ्ट, ट्रैफिक का इतना स्ट्रेस, बॉस की डांट और वीकेंड पर भी लैपटॉप से चिपके रहना। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए कि 65 साल की उम्र में जब वो इंसान रिटायर हो तो आज़ादी से अपनी जिंदगी जी सके। राइट। हाँ, पर जब वो आज़ादी का दिन असल में आता है ना, तब तक घुटने जवाब दे चुके होते हैं। दुनिया घूमने की जो एनर्जी होती है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। सही कहा। जिंदगी का सबसे सुनहरा समय तो ऑफिस के केबिन में ही दफन हो जाता है। तो आज के इस डीप डाइव में हम एमजे डिमार्को की मशहूर किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन के आइडियाज को पूरी तरह डीकोड करने वाले हैं। ये समझना हमारा मिशन है कि समाज का गढ़ा हुआ ये पारंपरिक फॉर्मूला आखिर इतना बड़ा धोखा कैसे है। और ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा रातों रात अमीर बनने की किसी जादुई स्कीम के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वेल्थ, टाइम और आज़ादी की परिभाषाओं को जड़ से बदलने के बारे में है। बिल्कुल। जब तक कोई अपना माइंडसेट नहीं बदलता वो उसी ट्रैप में फंसा रहता है। तो इस ग्रेट डिसेप्शन को थोड़ा अनपैक करते हैं। एक 23 साल के इन्वेस्टमेंट बैंकर की बड़ी ही फेमस और इंस्पायरिंग कहानी है इसमें। ओह, वो लग्जरी स्पोर्ट्स कार वाली कहानी ना? हाँ वही। उस युवा बैंकर के पास एक बहुत बढ़िया जॉब थी, अच्छी खासी सैलरी थी, पर जब भी वो सड़क पर किसी को लग्जरी कार चलाते देखता तो उसे एक अजीब सी चुभन होती थी। क्योंकि वो कार चलाने वाले लोग कभी भी यंग नहीं होते थे। वो हमेशा 50 या 60 साल के बुजुर्ग होते थे जिनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके होते थे। राइट, जो कि उस स्लो लेन वाले रास्ते का सबसे कड़वा सच है। उस बैंकर को ये बात तब और भी गहराई से समझ आई जब उसकी मुलाकात एक 52 साल के लग्जरी कार ओनर से हुई। उस इंसान ने बैंकर से जो कहा वो सच में किसी की भी आंखें खोलने के लिए काफी है। एकदम। उसने कहा है कि जब तक तुम्हारे पास ऐसी कार खरीदने के पैसे जुड़ते हैं ना, तब तक उस कार को एंजॉय करने का जुनून और तुम्हारी सेहत दोनों खत्म हो चुके होते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे किसी बहुत ही शानदार मूवी का सबसे महंगा टिकट खरीदना, लेकिन फिल्म तब शुरू होना जब थकावट के कारण आपकी आंखें बंद हो रही हों। वाह, क्या सही एनालॉजी दी है। मतलब जब मजा लेने का टाइम आया तब शरीर ही साथ नहीं दे रहा। एक जो नाम के लॉयर का किस्सा भी तो कुछ ऐसा ही है ना। हाँ, जो ने भी अमीर बनने के सपने में अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी। 12 साल तक उसने दिन रात गधों की तरह काम किया। मंडे से फ्राइडे ऑफिस और वीकेंड्स पे भी काम। उसने अपनी फैमिली को टाइम देना बंद कर दिया, दोस्तों से कट गया, सिर्फ इसलिए कि फर्म में पार्टनरशिप मिल जाए और उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन इस अंधी दौड़ का अंत क्या हुआ? सिर्फ 51 साल की उम्र में ऑफिस की डेस्क पर ही हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। ये बहुत ही ट्रेजिक है यार। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी जीने की चाहत में जिंदगी भर मरते रहे और आने वाले कल की खातिर आज से डरते रहे। बहुत ही गहरी बात है ये। यही स्लो लेन का असली चेहरा है, जहां इंसान एक अनिश्चित भविष्य के लिए अपना आज पूरी तरह से कुर्बान कर देता है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा काउंटर करने का मन हो रहा है। ये स्लो लेन का रास्ता थका देने वाला तो है, पर क्या ये दुनिया भर में सबसे सेफ ऑप्शन नहीं माना जाता? सेफ लगता है क्योंकि इसमें एक तय रूटीन होता है, फिक्स्ड सैलरी आती है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन अगर गणित को समझें तो ये सबसे खतरनाक रास्ता है। वो कैसे? मतलब इसमें तो रिस्क कम होता है ना? रिस्क कम लगता, पर असल में यहां इंसान अपना टाइम बेचकर पैसा कमा रहा है। टाइम तो लिमिटेड है, दिन में सिर्फ 24 घंटे ही तो होते हैं। हाँ ये तो है, कोई कितने ही घंटे काम कर लेगा। एग्जैक्टली। जब कमाई का सीधा कनेक्शन काम करने के घंटों से हो तो दौलत बनाने की एक बहुत सख्त लिमिट तय हो जाती है। ऊपर से कंपनी कभी भी निकाल सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। जहां कंट्रोल नहीं वहां सेफ्टी कैसी? ये एकदम नया नजरिया है। मतलब इंसान अपनी टाइम का सौदा कर रहा है, पर अगर कल के लिए अपनी जवानी मारना गलत है तो क्या इसका मतलब ये है कि सारा पैसा आज ही उड़ा देना चाहिए? नहीं नहीं। और यहीं से उस दूसरे और भी ज्यादा विनाशकारी रास्ते की शुरुआत होती है, जिसे द साइड वॉक कहते हैं। साइड वॉकर्स जो सिर्फ आज में जीते हैं। बिल्कुल। स्लो लेन वाले भविष्य के लिए आज की हत्या करते हैं, लेकिन साइड वॉकर्स के पास कल के लिए कोई प्लान ही नहीं होता। उन्हें परवाही नहीं होती कि अगले महीने रेंट कैसे जाएगा।
ओहो, इसका एक बहुत ही शॉकिंग एग्जाम्पल है बुक में, एक मशहूर रैपर का। उस रैपर ने सिर्फ 3 साल के अंदर दुनिया भर में कई हिट गाने दिए। और उसकी कमाई भी बहुत जबरदस्त थी। जबरदस्त। वो हर महीने $4 मिलियन कमा रहा था। $4 मिलियन पर मंथ। कोई भी सोचेगा कि इतने पैसे के साथ तो पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। लेकिन बिना फाइनेंशियल डिसिप्लिन के सब बर्बाद हो जाता है। हाँ, सिर्फ खराब मैनेजमेंट और दिखावे की जिंदगी जीने की लत के कारण वो रैपर बहुत जल्दी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया। ये इंसिडेंट प्रूव करता है कि साइडवॉक पर सिर्फ कम कमाने वाले लोग नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मतलब हाई इनकम वाले भी साइड वॉकर्स हो सकते हैं? बिल्कुल। 2 तरह के साइड वॉकर्स होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। वो रैपर इनकम रिच साइड वॉकर था। हाई इनकम का मतलब सिर्फ खर्चे बढ़ना होता है अगर प्लानिंग ना हो। ये तो ताश के पत्तों के महल जैसा हो गया। बाहर से दिखने में बहुत ही शानदार और मजबूत, लेकिन एक हल्की सी हवा आई और सब कुछ जमीन पर। एकदम सही। सफलता में आया एक छोटा सा झटका, जैसे कोई फ्लॉप गाना या हाई पेइंग जॉब का चले जाना, इनकी पूरी दुनिया को ढहा देता है। रैपर का बैंकरप्ट होना तो समझ आता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो सच में अमीर दिखते हैं? सड़कों पर इतनी महंगी गाड़ियां हैं, क्या वो सभी साइडवॉक पर हैं? यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, आर्टिफिशियल वेल्थ, यानी नकली वेल्थ का भ्रम। जैसे सोचिए, एक बहुत ही पुराना टूटा फूटा सा अपार्टमेंट है, लेकिन उस जर्जर अपार्टमेंट की पार्किंग में एक चमचमाती ब्रांड न्यू लग्जरी कार खड़ी है। कोई भी पहली नजर में यही सोचेगा कि कार का ओनर बहुत अमीर है। राइट, लेकिन असलियत में वो इंसान अमीर है नहीं, वो बस अमीर दिखना चाहता है। हर महीने भारी ईएमआई भर रहा है, पर रहने के लिए अच्छी जगह अफोर्ड नहीं कर सकता। और यही नकली वेल्थ का सबसे बड़ा जाल है। समाज सफलता को ब्रांड से नापता है, तो लोग स्टेटस के चक्कर में अपनी आजादी खो बैठते हैं। हेनरी सुकार्नो नाम के एक व्यक्ति की कहानी इस बात को बड़ी गहराई से समझाती है। उसने $1.8 मिलियन का आलीशान घर खरीदा, जिसमें स्विमिंग पूल, गैराज, सब कुछ था। पर उस घर की भारी भरकम ईएमआई चुकाने के लिए उससे इतना काम करना पड़ा कि उसकी पूरी आजादी ही छिन गई। हाँ, ऑफिस की पॉलिटिक्स, स्ट्रेस। उसने घर सुकून के लिए खरीदा था, पर वो घर ही उसकी जेल बन गया। ये कहानी पूछती है कि धन की असली परिभाषा आखिर है क्या? अगर पैसा शांति और आजादी छीन रहा है, तो वो दौलत नहीं, एक बीमारी है। यही वेल्थ ट्रिनिटी का सिद्धांत आता है। वेल्थ ट्रिनिटी मतलब दौलत के 3 स्तंभ? हाँ, असली धन महंगी घड़ियों से नहीं बनता, बल्कि 3 चीजों से बनता है: फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। मतलब अगर बैंक में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं हैं या हेल्थ खराब है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। एग्जैक्टली। और सबसे अहम है फ्रीडम, समय और फैसले लेने की आजादी। सुबह उठकर ये तय करना कि आज का दिन कैसे बिताना है। पैसे का सही यूज तो आजादी खरीदने के लिए होना चाहिए, है ना? जब ये सिर्फ स्टेटस के लिए खर्च होता है, तो इंसान उसी पैसे का गुलाम बन जाता है। बिल्कुल, जैसे उस ब्लैकमेलर की कहानी। वो सालाना $2,40,000 कमाता था, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर भी कोर्ट के ऑर्डर और भारी कर्ज की वजह से वो इतना फंसा हुआ था कि एक नॉर्मल लाइफ के लिए तरस रहा था। पैसा उसे आजादी देने के बजाय और गहरे दलदल में खींच रहा था। ये साफ दिखाता है कि पैसा खुद में बुरा नहीं है, पर दिखावे की भूख इंसान को बर्बाद कर देती है। लेकिन अगर असली दौलत आजादी है, तो ये मिलती कैसे है? क्योंकि मीडिया में तो यही दिखता है कि किसी ने अपनी टेक कंपनी 30 मिलियन में बेच दी, या एथलीट ने 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और लोग सोचते हैं कि सक्सेस रातों रात मिल जाती है। ये एक बहुत आम मानवीय भूल है। लोग सफलता को हमेशा एक इवेंट मानते हैं। हाँ, हम बस मंजिल की खबर पढ़ते हैं, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने का स्ट्रगल कोई नहीं देखता। उस एथलीट ने कितनी चोटें खाई होंगी, ये किसी को नहीं दिखता। सही बात है। वेल्थ क्रिएशन कोई इवेंट नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। इसी समझने के लिए बेकिंग का एग्जाम्पल बहुत परफेक्ट है। अगर कोई सोचे कि बस चीनी, मक्खन और आटा एक साथ टेबल पर रख देने से कुकीज बन जाएंगी, तो ऐसा कभी नहीं होता। हर सामग्री को सही अनुपात में मिलाने और बेक करने का एक प्रोसेस होता है। एक भी स्टेप मिस हुआ तो कुकीज पूरी तरह खराब। और इसे फाइनेंशियल जर्नी से जोड़े तो ये एक लंबी रोड ट्रिप की तरह है। कार आपका माइंडसेट है, रूट आपका रास्ता है, और स्पीड आपका एग्जीक्यूशन है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी फाइनेंशियल जर्नी में हिचहाइकिंग करता है, यानी अपने डिसीजन दूसरों पर छोड़ देता है, तो क्या वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? हिचहाइकिंग से मतलब है कि किसी गुरु के टिप्स पर इन्वेस्ट कर देना,
या बस गवर्नमेंट के भरोसे बैठ जाना कि वो हमारा रिटायरमेंट देख लेंगे, राइट? एकदम सही। जब कोई इंसान अपनी गलतियों की अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही नहीं लेता तो दौलत कभी उसके पास नहीं टिकती। अकाउंटेबिलिटी की बात पर मुझे उस लेडी की कहानी याद आ गई जिसका मेक्सिको के एक रेस्टोरेंट में पर्स चोरी हो गया था। हाँ, उसने अपना पर्स एक ओपन टेबल पे बिना किसी निगरानी के छोड़ दिया था। लेकिन अपनी इस लापरवाही को एक्सेप्ट करने के बजाय वो लगातार खुद को एक विक्टिम मान रही थी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उसका आईडी कार्ड पहले भी चोरी हो चुका था। फिर भी कोई सबक नहीं सीखा। और यही विक्टिम माइंडसेट इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। जो लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं वे द फास्ट लेन का रास्ता चुनते हैं। और यहीं से इस डीप डाइव का सबसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल पार्ट शुरू होता है। इसे समझने के लिए प्राचीन मिस्र के राजा के दो भतीजों चुमा और अजुर की एक बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है। राजा ने दोनों को एक एक पिरामिड बनाने का काम सौंपा था और कहा था कि जो पहले पूरा करेगा उसे ताज और दौलत मिलेगी। अजुर ने क्या किया कि बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए। वो कठोर शारीरिक मेहनत कर रहा था, बिल्कुल स्लो लेन वाले माइंडसेट की तरह। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, पर जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया पत्थर उठाना मुश्किल होता गया। वो थकावट से जूझने लगा। और दूसरी तरफ चुमा का प्लॉट पूरे 1 साल तक खाली पड़ा था। उसने एक भी पत्थर नहीं उठाया। सब उसे आलसी कहने लगे थे, क्योंकि लोगों को वो प्रोसेस नहीं दिख रहा था जो चुमा पर्दे के पीछे कर रहा था। वो गधों की तरह काम करने के बजाय स्मार्ट वर्क कर रहा था। एग्जैक्टली। चुमा पत्थरों को उठाने वाली एक लिफ्टिंग मशीन तैयार कर रहा था। उसे टाइम लगा, फेलियर भी मिला, पर जब मशीन बनी तो जो काम महीनों में होता था वो दिनों में हो गया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 26 साल की उम्र में उसने पिरामिड पूरा कर लिया और हमेशा के लिए आजाद हो गया, जबकि अजूर जिंदगी भर पिसता रहा। ये फास्ट लेन स्ट्रेटजी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। फास्ट लेन का मतलब मेहनत से भागना नहीं है, बल्कि एक सिस्टम बनाना है। ऐसा सिस्टम जो टाइम और पैसे को एक दूसरे से पूरी तरह डीकपल कर दे या अलग कर दे। भैया, एक आम इंसान के लिए क्या ये पॉसिबल है? मतलब मशीन या सिस्टम बनाने में तो जॉब से भी ज्यादा रिस्क है ना? रिस्क की परिभाषा समझनी होगी। स्लो लेन में रिस्क 100% तय है कि आप अपनी जवानी खो देंगे। फास्ट लेन में रिस्क कैलकुलेटेड होता है। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट समझ आ रहा है। हाँ। इंसान को एक कंज्यूमर माइंडसेट से निकलकर प्रोड्यूसर माइंडसेट में आना होगा। बिल्कुल। फास्ट लेन वाले लोग ये सोचते हैं कि मैं क्या बना सकता हूं जो दूसरों के काम आए, ना कि मैं क्या खरीद सकता हूं। किसी ने सच ही कहा है, खुद से लड़ने का जुनून रखो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। जब कोई ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके सोते हुए भी वैल्यू क्रिएट करे, तो वो फास्ट लेन में होता है। स्लो लेन में इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, इसलिए कमाई लिमिटेड रहती है। फास्ट लेन में कमाई की कोई सीमा नहीं है। तो अगर हम पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो साइडवॉक इंसान को कंगाल बनाता है, स्लो लेन उसका आज छीन लेता है। और असली आजादी सिर्फ फास्ट लेन की सोच और वेल्थ ट्रिनिटी से ही मिलती है। बिल्कुल। इस एपिसोड को एंड करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है जिस पर सबको सोचना चाहिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हम सुबह से शाम तक जो काम कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ अजूर की तरह भारी पत्थर उठाना है, या फिर हम चुमा की तरह कोई ऐसी मशीन बना रहे हैं जो फ्यूचर में हमारे बिना भी वैल्यू जनरेट कर सके। हर किसी को आज ही ये सोचना चाहिए कि उसके जीवन की वो लिफ्टिंग मशीन आखिर क्या हो सकती है। ये बहुत ही पावरफुल सवाल है, तो इस पर सोचिए और एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। ऐसी ही इंस्पायरिंग बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर